जय हिंद साथियों, मैं रितेश परिहार स्वागत करता हूं आपका एपेक्स स्टडी पॉइंट उज्जैन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पोषण पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में हमने पिछले वीडियो में जो है प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना अगला पोषक तत्व जिसका नाम है वसा अर्थात लिपिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है वसा या लिपिड। तो साथियों, जो लिपिड्स होती हैं या वसा होती है वो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के द्वारा बने होते हैं। कि वसा क्या होती है? वसा एक कार्बनिक यौगिक है जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के द्वारा बने होते हैं और ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में या पिछले वीडियोस में जो देखा है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वसा, ये तीनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वसा एक कार्बनिक यौगिक है वसा एक कार्बनिक यौगिक है जो वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल के बने। तो वसा किससे बनी होती है? वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल से। याद रखना कि वसा में निम्न में से क्या चीजें उपस्थित होती है। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिखे तो उसमें आपको ऑप्शन में दिखेगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो दोस्तों, जो वसा होती है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले अणु भी होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक होते हैं। यौगिक बोल सकते हैं आप। अब दोस्तों, जो 1 ग्राम लिपिड होता है, 1 ग्राम लिपिड या वसा जो होती है उससे हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फिर बताइए कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किस पोषक तत्व के द्वारा प्राप्त होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर देख रहा हो तो। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उससे 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर 1 ग्राम लिपिड से हमको 9.3 कैलोरी यानी कि उसे डबल, लगभग उसे डबल जो है हमको यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त हो रही है। लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। भले ही उससे 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन वसा की तुलना में कहीं अधिक करते हैं। इसलिए हमें जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो अगर क्वेश्चंस 2 टाइप से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व
अधिक ऊर्जा वाला होता है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? लिपिड आ जाएगा या वसा आ जाएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लिपिड ऐसा पोषक तत्व है जिसमें अधिक ऊर्जा होती है, लेकिन हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा कौन देते हैं? तो वो देते हैं कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो वसा होती है वो पानी में अघुलनशील होती है, यानी कि वसा जल में अघुलनशील होती है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। ठीक है, तो वसा वसा या लिपिड्स, वसा या लिपिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक अर्थात ये जल में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील होते हैं। आपने देखा होगा तेल, घी, ये सब वसा के रूप होते हैं और ये पानी में अघुलनशील होते हैं। इसकी एक अलग ही ऊपर लेयर बन जाती है। तो आप याद रखिएगा कि जो वसा होती है जल में अघुलनशील होती है और इसी को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। अब साथियों, इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं तो जो वसा होती है वो कार्बनिक विलायकों में विलय होती है, यानी कि उसमें घुल जाती है। तो क्या लिखेंगे कि वसा कुछ या बहुत सारे हो सकते हैं कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। या विलय की जगह आप घुलनशील भी लिख सकते हो। ठीक है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। जैसे बेंजीन, उदाहरण क्या हो सकते हैं कार्बनिक विलायकों के? तो बेंजीन में क्या होता है? जो वसा होती है वो घुलनशील होती है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब साथियों, अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो लिपिड्स या वसा होती है उसका पाचन हमारे शरीर में किस स्थान पर होता है? तो लिपिड्स या जो वसा होती है इसका पाचन हमारे शरीर में छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है इसका पाचन? छोटी आंत में। तो वसा का पाचन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत में इसका पाचन एक पित्त रस और दूसरा लाइपेज एंजाइम, इन दो के कारण। ठीक है, पित्त रस ये कहां से, इसका इस्तेमाल कहां से होता है? तो यकृत से। ठीक है, यकृत में इसका निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और इसी के द्वारा क्या होता है? वसा का पाचन होता है। और लाइपेज एंजाइम जिसका स्त्रावण यह जहां ये बनता है उसका नाम है अग्नाशय। हमारे शरीर में अग्नाशय में कौन सा एंजाइम बनता है? लाइपेज एंजाइम बनता है जो वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो वसा का पाचन हमारे शरीर में छोटी आंत में होता है। किस किस के द्वारा? पित्त रस, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पित्त रस और लाइपेज एंजाइम। आई थिंक मैंने ये चीजें गलत बोल दी यहाँ पर। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम
नहीं पाया जाता है। और ये कहाँ से इसका स्त्रावण होता है? यकृत में। और लाइपेज एंजाइम में कौन सा लाइपेज एंजाइम जो है वो अग्नाशय से। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वसा के स्रोत। वसा के स्रोत। तो याद रखिएगा कि जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं वो सभी के सब वसा के स्रोत होते हैं। जैसे कि तेल, ठीक है, उसके बाद घी, उसके बाद अगर बात करें हम तो तेल, घी, मछली, अंडा, समुद्री जीव, मूंगफली, आदि। जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं सबके सब में क्या होती है? वसा होती है। और वो सब वसा के स्रोत होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हमको पढ़ना है वसा के कार्य। वसा के कार्य। तो पहला क्या था? यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, यह हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं। अंगों जैसे कि आपके कोमल, जितने भी हमारे शरीर के कोमल अंग होते हैं उन अंगों की रक्षा करते हैं। तीसरी अगर बात करें हम इसमें तो इसका तीसरा कार्य होता है यह हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है। यह हमारी त्वचा को क्या बनाता है? वाटरप्रूफ। ठीक है, तो ये इसकी क्या थे? मेन कार्य थे। हाँ, एक और कार्य है इसका कि ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। होता क्या है? यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये वसा का व्युत्पन्न होता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। तो साथियों, वसा के क्या क्या कार्य हैं? यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह हमारे शरीर के अंगों का निर्माण, अंगों के रक्षा करते हैं। कौन से? कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। यह हमारी त्वचा को वाटरप्रूफ बनाता है और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो विटामिन डी के निर्माण में भी सहायक होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी के निर्माण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है विटामिन डी के निर्माण में? सूर्य प्रकाश तो होता ही होता है। उसी के साथ हमारे शरीर में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारी त्वचा पर होता है वो सूर्य प्रकाश के साथ मिलकर विटामिन डी का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे वसा के प्रकार के बारे में कि लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं। अब साथियों, लिपिड्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य लिपिड, संयुग्म लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स के प्रकार या वसा के प्रकार। कितने प्रकार के? 3। पहला कौन सा? सामान्य लिपिड।
दूसरा कौन सा? सामान्य लिपिड, संयुग्मी लिपिड, यानी कि कॉन्जुगेट लिपिड, और तीसरा जो होता है अपना वो होता है व्युत्पन्न लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। तो साथियों, जो सामान्य लिपिड होता है वो वसा या वसीय अम्ल, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से बनते हैं। ठीक है, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बनने वाले लिपिड्स को क्या कहते हैं? सामान्य लिपिड्स कहते हैं। संयुग्मी लिपिड क्या होते हैं? वे लिपिड्स जो लिपिड तथा नॉन लिपिड्स, लिपिड तथा नॉन लिपिड, नॉन लिपिड से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुग्मी लिपिड कहते हैं। और व्युत्पन्न लिपिड जो वसा से उत्पन्न होते हैं, तो उसमें जैसे अभी हमने पहला पढ़ा था, कौन सा? कोलेस्ट्रॉल, और जितने भी एस्टेरॉइड होते हैं ये सब क्या होते हैं? व्युत्पन्न लिपिड्स होते हैं। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम पढ़ेंगे कि ये जो जितने भी लिपिड्स के प्रकार हमने पढ़े हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल है, इसका जो एग्जाम्पल, इसका नाम है हमारा आर्किडोनिक एसिड और एल्मिटिक एसिड। दो के नाम याद रखना थोड़ा सा आप लोग, एल्मिटिक एसिड एल्मिटिक एसिड, और एक और क्या नाम बताया मैंने आपको? आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड। अगर मैं लिपिड, जो नॉन लिपिड होते हैं उसकी, और लिपिड जिससे जो ये लिपिड जो बनते हैं उसका अगर मैं बात करूं, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। चलिए, अब अगर मैं कोलेस्ट्रॉल, और ये स्टेरॉइड तो खुद ही क्या है, इस प्रकार के लिपिड्स के प्रकार है, मतलब तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो शायद आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि सामान्य लिपिड क्या होते हैं, जो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बनते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? एल एल्मिटिक एसिड या आर्किडोनिक एसिड, ये दो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। संयुग्मी लिपिड जो लिपिड से और नॉन लिपिड से बनते हैं। फॉस्फोलिपिड इसका एक एग्जांपल है, जिसमें फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस है, वो क्या हो गया? नॉन लिपिड हो गया। ठीक है, व्युत्पन्न लिपिड कोलेस्ट्रॉल और एस्टेरॉइड होते हैं। अब हमने जब से वसा को पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से हम बोल रहे हैं कि जो लिपिड्स होते हैं वो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि ये वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो वसीय अम्ल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के वसीय अम्ल। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की। एक होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, और दूसरा कौन सा होता है? असंतृप्त वसीय। ठीक है, संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल।
अब ये क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा, वे वसीय अम्ल, वे वसीय अम्ल जिनमें एकल कार्बन बंध, एकल कार्बन बंध, ये याद रखना कि संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं, वे वसीय अम्ल जिनमें एकल कार्बन बंध यानी कि सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। तो वे वसीय अम्ल जिनमें एकल कार्बन बंध होता है उन्हें क्या कहते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, तो जो पशु उत्पाद होते हैं, जितने भी पशु उत्पाद यानी कि दूध से जो भी चीजें बनी होती है वो सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके संतृप्त वसीय अम्ल के हो जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों अगर इनको हम गर्म करें, गर्म करने गर्म करने पर ये जो होते हैं किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था। आपने घी को देखा होगा, घी को जब गर्म कर दिया जाता है तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और ठंडा करने पर किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। याद रखिएगा कि जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं वो गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। चलिए अब हम असंतृप्त वसीय अम्लों के बारे में पढ़ते हैं। तो वे वसीय अम्ल, वे वसीय अम्ल जो या जिनमें कार्बन के बीच द्विबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध मौजूद होता है, उन्हें असंतृप्त, असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी। अब इसमें जो एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो इसमें पादप उत्पाद आते हैं, पादप उत्पाद जो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद होते हैं, उनसे जो हमको वसा मिलती है उन्हें असंतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो भले इनको गर्म करो या क्या करो, ठंडा करो, ये हमेशा ही किस अवस्था में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। याद रखिएगा कि जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं वो हमेशा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और संतृप्त वसीय अम्ल गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदल जाएंगे और ठंडा करने पर ठोस अवस्था। तो आई होप कि आपको वसा के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।